चलिए, आज हमें देखना है समथिंग अबाउट इट यू हैव लर्नड इन क्लास 10, बट थोड़े से डीप में देखेंगे। आज हम सोलेनॉइड को देखेंगे, और सोलेनॉइड हमारे कोर्स में लिखा रहता है फॉर क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, मतलब डोंट एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ डिराइवेशन और एनीथिंग टू कम अबाउट इट, बट क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है तो समझना भी जरूरत है। प्रॉब्लम्स आते हैं, ओके, क्वांटिटेटिव में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आइए सोलेनॉइड को जानते हैं। तो सोलेनॉइड बनने के लिए हमारे पास हाउ अ सोलेनॉइड इज कंस्ट्रक्टेड, फर्स्ट सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। 1 minute, हाँ, द होल सिस्टम इज हैंगिंग अप। ओके, सो सोलेनॉइड में बेसिकली हमारे पास रहेगा एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ओके। और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मतलब यू कैन थिंक दैट द मटेरियल इज समथिंग लाइक कार्डबोर्ड की तरह ले लो, या इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ तो जो हमारा धागा होता है ना, जिससे हम स्टिचिंग करते हैं मशीन में लगा के, वो धागा जिस कार्डबोर्ड के ऊपर लगा रहता है, वैसा ही एक ले लो आप, व्हाट यू कॉल कार्डबोर्ड ले लो। और उस कार्डबोर्ड के ऊपर में कैसा रहेगा, सिंस दिस इज अ सोलेनॉइड, तो यहाँ पे हमारा रहेगा टर्न्स रहेगा, ठीक है। ऐसे, फिर मान लीजिए ऐसे, 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 हाँ से ऐसे फिर जाएगा, और ये ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हमारा सोलेनॉइड है, और इसको आप पावर कर देंगे। चलो, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया हमारा माइनस। तो सबसे पहला सोलेनॉइड में रहेगा आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, और इससे आप बनाते हो सोलेनॉइड के कोर को, ठीक है ना। ये हमारा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो गया। फिर आपके पास रहेगा इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसे एनामेल्ड भी कहते हैं। दिस आर लाइक, एकदम देखने में कॉपर जैसा ही लगेगा पर कॉपर है नहीं, कॉपर के ऊपर इंसुलेशन की परत चढ़ी हुई रहती है, ठीक है। स्क्रैप करोगे तो पाउडर जैसा आ जाएगा, इंसुलेटेड कॉपर वायर। और एक तीसरा पैरामीटर भी लिख के रखते हैं, तीसरा पैरामीटर है कि ये लोग सब क्लोज बॉन्ड रहते हैं, क्लोज बॉन्ड, क्लोज बॉन्ड कॉपर वायर्स है, एकदम क्लोज, ठीक है। सोलेनॉइड जो हम पढ़ते हैं, हमारा सारा सोलेनॉइड है आइडियल सोलेनॉइड, बेसिकली हम आइडियल सोलेनॉइड को पढ़ते हैं। और सोलेनॉइड की लेंथ जो है वो होती है एल, काफी लंबी सोलेनॉइड है, लेंथ इज एल। और इस सोलेनॉइड की रेडियस होती है आर। यूजुअली मान के चलिए एल इज सफिशिएंटली लॉन्गर देन आर, एल काफी लंबा होता है। और एन जो है वो है हमारी नंबर ऑफ टर्न्स, ये काफी बहुत नंबर ऑफ टर्न्स होती है, और ये काफी लंबा है सोलेनॉइड। तो इसमें हमें लेंथ ज्यादा यूज में नहीं आता है, हमें यूज में आता है एक टर्म कॉल एन। एन इज गिवन बाय एन ओवर एल, विच इज गिवन बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये समझ में आया। सोलेनॉइड मान लो 1 मीटर लंबा सोलेनॉइड है, और उसमें टर्न्स है मान लो 100 टर्न्स है, तो 100 डिवाइडेड बाई 1,
यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट 1 मीटर पे 100 है। ठीक है जी। अच्छा, सोलेनॉइड में हम कैसे देखते थे, हाउ 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 डिड यू वॉच की सोलेनॉइड में हम व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखते हैं? तो याद रखिएगा, आपको क्लास 10 में आपने क्लॉक फेस रूल भी पढ़ के रखा था। किसी भी लूप में, अगर ये एक लूप है, ये एक लूप है, तो इस लूप में आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे देखते हैं? तो आपको पहले देखना पड़ता है कि लूप में करंट कैसे जा रहा है। अगर लूप में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैंने 10th में बताया था CWS करके देखना चाहिए। तो ये आपका साउथ पोल होता है, ये ऐसे साउथ पोल दिखता है। और उसी तरह अगर आपके लूप में, ये आपका लूप है, और लूप को आप जब देखते हो उसमें करंट अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखे, यानी कि करंट कैसा आ रहा है, करंट आपका ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसमें आपको नॉर्थ पोल दिखता है। ये शायद क्लास 10 में था, अगर आप याद करो। हाँ। तो याद रखने के लिए CWS याद रखना सबसे इजी है, क्लॉकवाइज। और एक और रूल होता है, वो CBSE वाले सिखाते नहीं है, अगर आप सीखना चाहो तो वो रहता है राइट हैंड ग्रिप रूल। ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल कहता है कि कोई भी लूप अगर आपको दिखे, तो अपने फिंगर्स को आप क्या करो, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, करंट डायरेक्शन में कर्ल करो। देन थंब क्या करेगा, नॉर्थ पोल को दिखाएगा, थंब विल शो द नॉर्थ पोल। ये भी एक होता है। जैसा कैसा है, मान लो ऐसे करंट कैसे जा रहा है, करंट मान लो हमारे पास अब यहाँ पे जैसे हमारा करंट जा रहा है ना, तो सारा करंट कैसा जा रहा है, अगर आप अच्छी तरह से देखो, करंट हमारे नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा, देखो अपने आप को यहाँ खड़ा कर लो, ऐसे ही सोचो, अगर क्वेश्चन आया अपने आप को यहाँ खड़ा कर लो, करके इस साइड से देखने की कोशिश करो, तुम्हें करंट कैसे दिख रहा है, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है। डू यू सी द करंट गोइंग क्लॉकवाइज? ऐसे खड़े हो या और सोलेनॉइड में देखो ना, करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। यानी तुम जो सोलेनॉइड देखोगे, तुम जो सोलेनॉइड देख रहे हो, तुम उसका साउथ पोल देख रहे हो इस साइड में, तो जाहिर सी बात है ये नॉर्थ पोल हो जाएगी, ये नॉर्थ पोल हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर इसमें ग्रिप रूल लगाओ, तो ग्रिप रूल कैसा है, देखो ग्रिप रूल कहता है कर्ल योर फिंगर्स। देखो सारे करंट हमारे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे 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 आ रहा है, ठीक है ना। फिंगर्स को कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में, थंब नॉर्थ पोल को दिखाएगा। देखो फिर से देखो, फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में, फिगर के जैसे करो, फिंगरों को कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में। सर व्हिच हैंड? राइट हैंड लिखा है ना, राइट हैंड ग्रिप रूल। ओके। ग्रिप रूल मतलब ये देखो, हमारा थंब इस साइड चला जाएगा, और हमारे सारे सारे फिंगर्स कैसे ग्रिप हो रहे हैं, ऐसे 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 ग्रिप होगा। जी। ये हमारा हैंड है। अब देखो तो राइट हैंड थंब रूल, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज योर द this is also known as the way to find out the direction of the magnetic field. So just put thumb here and fingers can be gripped in this manner, and this is your hand. So this is the right hand thumb rule. ठीक है, क्लियर? वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब इस सोलेनॉइड के लिए क्या निकालना है, हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। और हमारी सोलेनॉइड, इसमें कुछ कुछ एजम्पशन, ये क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ही है बेटा, जस्ट समझने के लिए आपको। तो सोलेनॉइड को हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड इज सस्पेंडेड फ्रीली। अब हम समझो, सस्पेंडेड फ्रीली, एक सोलेनॉइड बनाओ और सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंड करके रख दो। सोलेनॉइड इज सस्पेंडेड फ्रीली, और फ्रीली सस्पेंड करने के बाद इसमें करंट पास कर दो, करंट इज पास्ड। ठीक है, इस सोलेनॉइड में हम क्या करेंगे, करंट इज पास्ड थ्रू इट। तो करंट पास करते ही देखो हर एक लूप, इसमें बहुत सारे लूप है, डोंट यू थिंक दैट ईच लूप विल बिहेव एज अ मैग्नेट? ये हम 10 में पढ़े, हर एक लूप एक एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और नेट मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है, बेसिकली वेक्टर सम ऑफ द मैग्नेट ड्यू टू ऑल द लूप्स, है ना, बहुत सारे लूप एक साथ आ गए। सो करंट इज पास थ्रू इट, और करंट पास करने के बाद क्या हो जाएगा, ये सोलेनॉइड
फ्रीली सस्पेंडेड है। देखो दो चीज याद रखना, पहले आप सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंडेड रखते हो, फिर उस पर करंट पास करते हो, तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेट हो जाएगा, और मैग्नेट होने के बाद इट विल रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जैसे एक बार मैग्नेट रेस्ट करता है, यस ये बार मैग्नेट की तरह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मतलब इसकी ओवरऑल एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो वेक्टर सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑल द लूप्स होगी। नॉर्थ साउथ में रेस्ट होते ही आपका दिमाग खुल जाता है और आप कहना शुरू करते हो कि ये सोलेनॉइड कुछ और नहीं, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है अभी, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, a current carrying solenoid behaves as a magnet। कुछ हार्ड नहीं, यहां तक सब समझ में आ गया। हाँ जी सर। और कुछ यहाँ पे और चीजें लिखेंगे, कोई नई चीज नहीं है। इफ पोलैरिटी ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, चेंज हो जाएंगे। वो नहीं सोचो तो, सोलेनॉइड फ्रीली सस्पेंडेड है, सोलेनॉइड को आपने करंट दिया तो सोलेनॉइड क्या कर दिया है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो गया। जैसे ही आप पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, ओरिएंटेशन 180 डिग्री स्वैप कर जाएगा। सोच के देखो, है ना, अभी ये हाँ नॉर्थ हाँ पोल, ये साउथ पोल है, करंट बदल दिया, श्वैक करके तो हाँ हाँ क्या वाला नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल होगा, 180 डिग्री स्वैप करेगा ऑन फ्री सस्पेंशन, मतलब जब आपने उसको फ्रीली सस्पेंड करके रखा है, क्योंकि यही तो खासियत है ना सर। बार। व्हाट इफ यू डोंट फ्रीली सस्पेंडेड? तो जनरली तो फ्रीली सस्पेंड करते नहीं, मोबाइल्स वगैरह पीसीबी सब में हम क्या करते हैं, माउंट करके रखते हैं, फ्रीली सस्पेंड नहीं करते। फ्रीली सस्पेंड करके आपको ये बता रहे कि ये सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वही चीज हम ओके। जनरली हाँ हम हाँ सोलेनॉइड से वेव्स वगैरह प्रोड्यूस करवाएंगे तो हम क्या करते हैं, फ्रीली सस्पेंड तो ऐसे भी नहीं करते हैं, बोर्ड में माउंटेड रहता है, जिस भी कंपोनेंट को मोबाइल्स वगैरह आप देख रहे हैं उसके अंदर माउंटेड रहेगा। फ्रीली ओके। सस्पेंडेड है तो जैसे ही करंट को रिवर्स किया, सोलेनॉइड खुद च्वाइक करके घूम जाएगा। ठीक है ना, अब बेसिक ऑफ सोलेनॉइड समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन किसी ने पूछा सोलेनॉइड क्या होता है, बेटा नॉन कंडक्टिंग कोर होता है, और इस कोर को जनरली हम, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो हम सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, और अगर, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, अपनी मैग्नेटाइजेशन खो देता है। खो देता है मतलब समझे, ये तो एक आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट है, गुलाम जी मैग्नेट, जब चाहो मैग्नेट, जब नहीं चाहो नो मैग्नेट। तो अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर यूज नहीं करते हैं तो कोई भी दूसरा मटेरियल मैग्नेटाइजेशन रिटेन करता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं स्विच ऑफ करते ही मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए, सॉफ्ट आयरन कोर इज द बेस्ट थिंग। मतलब जब सॉफ्ट आयरन कोर में करंट जाएगा, सॉफ्ट आयरन कोर पे तो करंट नहीं जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर पे ऊपर लपेटे हुए कॉपर पे करंट जाएगा, वो एकदम मैग्नेट बन जाएगा, हिपोक्रेटिक है बेसिकली, पूरा कॉपर बन जाएगा, तो मैग्नेट बन जाएगा। जैसे करंट ऑफ कर दोगे उसका मैग्नेटाइजेशन खो जाता है, पूरा जीरो जी मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो उसमें होता है क्या, क्लोजली बॉन्ड होता है, कॉपर होता है, इंसुलेटेड कॉपर, इसे हम बुक के लैंग्वेज में कभी कभी कहते हैं एनामेल्ड भी कहते हैं, एनामेल्ड। एनामेल्ड कॉपर का मतलब समझो, जैसे अपने हाथ में तुम नेल पॉलिश लगाते हो स्किन कलर के, तो तुम्हारा नाखून देखने में नाखून जैसा ही लगता है, पर उसके ऊपर एक्चुअली एक स्किन कलर की एनामेल लगी हुई है। हम उसको पेन नाइफ लेके स्क्रैप करेंगे तो तुम्हारे नाखून से डस्ट गिरना शुरू होगा, तो दैट्स कॉल्ड एनामेल्ड। दिखने में कॉपर वायर जैसा लगेगा पर वो है नहीं, मतलब फिजिकली एक दूसरे के साथ टच नहीं करते हैं, क्लोज बॉन्ड है लेकिन किसी का किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि सारे वायर्स इंसुलेटेड हैं, और फिर इसमें हम करंट पास करते हैं, यही सोलेनॉइड है। ठीक जी है, और सोलेनॉइड में लेंथ को काफी लंबा माना जाता है, रेडियस छोटा होता है, और इसमें हम देखते हैं रेशियो एन, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या इतना चीज समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब हम जो चीज को डिराइवेशन नहीं, समझ लो ये डिराइवेशन आता नहीं है लेकिन इसको आप समझो, इसमें हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड, इतने बड़ा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट एट अ पॉइंट inside the solenoid, at a point inside the solenoid on the axis of it,
Did we do something related to this in 10th, मतलब inside solenoid? नहीं, हमने 10th में नहीं से ना? सोलेनॉइड को पढ़ा था, ये समझ हाँ, सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उससे बहुत आगे बढ़ रहे हो अभी। एट अ पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड ऑन द एक्सिस ऑफ इट यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट अ पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड ऑन अ पॉइंट ऑन द एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इट। ठीक है, तो देखो मोटा मोटी क्या करने वाले हैं कि इस सोलेनॉइड की तो एक एक्सिस हम बना रहे हैं, जैसे मान लो ये हमारी सोलेनॉइड की एक्सिस है। ठीक है, ये सोलेनॉइड की एक्सिस है। इस एक्सिस में हम एक काल्पनिक पॉइंट लेंगे और वो पॉइंट होगी हमारी कहीं पे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ एजम्पशंस के साथ सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हमारे एजम्पशंस क्या क्या होते हैं। इसको, ये प्रूफ आता नहीं है बेटा, ये क्वालिटेटिव है, पर आपको इसका एक्सप्रेशन आना चाहिए। एजम्पशंस क्या क्या है? एजम्पशन नंबर ए, पहला एजम्पशन हम कहते हैं कि ये सब है आइडियल सोलेनॉइड के लिए, और आइडियल सोलेनॉइड नाम का कोई चीज तो होता नहीं है। ठीक है, आइडियल सोलेनॉइड। और पहला एजम्पशन है magnetic field outside the solenoid is zero, B outside the solenoid is zero। ये बड़ा ही कैसा है, काल्पनिक है। जरा सोच के देखो, इसका कहने का मतलब क्या है पता है? ऐसा देखो, इसका कहने का मतलब है ये सब जगह पे जो B है ना, ये जीरो है, ये सब जगह पे जो B है ये जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो, लेकिन ये बड़ा काल्पनिक है। अर्थ का अपना That's not possible, right? अर्थ का अपना ही तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आसपास कोई ना कोई करंट कैरिंग कंडक्टर वगैरह कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो, ये आपकी पहली एजम्पशन है। मैंने इसको फिर मिटा दिया है। दिस इज व्हाट द एजम्पशन सेज। ठीक है, नाउ नंबर बी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड, ये थोड़ा क्लास 10 के जैसा आएगा। इनसाइड द सोलेनॉइड आर straight, magnetic field lines inside the solenoid are straight and parallel to axis of solenoid। यहाँ पे क्लास 10 यूज होगा। जरा देखते हैं क्या चीज हम कहने वाले हैं यहाँ पे। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड मतलब हम ये कह रहे हैं कि सोलेनॉइड के अंदर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो ऐसे स्ट्रेट होंगे और ये पैरेलल टू, कैसा होना चाहिए? पैरेलल टू द होना चाहिए आपका, टू द व्हाट यू कॉल एक्सिस। लेकिन अगर आप क्लास 10 को याद करो, ये जैसे ही सोलेनॉइड से ये सब बाहर निकल जाता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये फील्ड लाइंस आगे जाके ऐसे नहीं हो जाते हैं, इस साइड से ऐसे ऐसे हो जाते हैं, ऐसे। But because what the solenoid behaves like a bar magnet, right? The solenoid behaves like a bar magnet. So end of the day, what does the bar magnet say? Bar magnet का concept ये है कि field line should originate from north pole, देखो ऐसे, and terminate at south pole, ऐसे होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि हम बाहर तो जीरो दिखा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि inside are straight। और ये स्ट्रेट क्यों होता है वो भी दिखा देंगे, तो वो प्रूफ हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, फील्ड लाइंस आर व्हाट? इट इज द डायरेक्शन इन विच एन इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल मूव्स, यानी कि दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। और बीच में कैसा हो जाता है? बीच में दे विल ऑलवेज बिकम स्ट्रेट। ये दो हमारे एजम्पशंस हैं। ठीक है, और एक और एजम्पशन रहेगा हमारा, सोलेनॉइड की लेंथ जो है वो वेरी वेरी लॉन्ग है, मतलब सोलेनॉइड काफी बड़ा है एज कंपेयर टू रेडियस। और डी में हम कहते हैं कि n जो होती है, नंबर ऑफ टर्न्स, इज वेरी हाई, बहुत सारे टर्न्स है, बहुत लेंथ काफी बड़ा है। ठीक है, अभी थोड़ा एजम्पशन चाहिए होगा आपको। तो सोलेनॉइड आपने समझा ना, जो जिससे आप स्टिचिंग करते हो, जिस धागे से मशीन के ऊपर लगा के, वो धागा खत्म हो जाने से जो कार्डबोर्ड का रोल रहता है, इज अ रोल लाइक दैट। हैव यू अंडरस्टूड? अब उस रोल को मूली जैसा समझ लो, मोटा सा मूली जैसा समझ लो। उतना मोटा तो होता नहीं है। उसको लैटरली कट कर देंगे। कैसा कट करेंगे? लैटरली कट करेंगे। लैटरली कट करने से कुछ ऐसा आपको देखने में आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, आपको कुछ ऐसा देखने में आएगा,
ये बहुत बड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, इतना बड़ा होता नहीं है। ये ऐसा है, तुम्हारी सोच को और मजबूत करने के लिए कुछ ऐसा कट किया हमने, ऐसा ऐसा सोलेनॉइड को कट मार दिया है। क्या तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो? Yeah. ठीक है, ये कार्डबोर्ड मटेरियल है। अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज में देखना पड़ेगा। तुम्हारे सोलेनॉइड के डायग्राम में देखो तो कैसा है, वायर्स ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो कट कर देने के बाद हर ऊपर से एक ऐसे वायर बाहर की तरफ आ रहा है, हर ऊपर से वायर बाहर की तरफ आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है। क्लियर हो? ऐसे बाहर, Yeah. ऐसे बाहर। और ये वायर्स फिर कैसे जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, और नीचे फिर अंदर जा रहे हैं। ऐसा समझ सकते हैं सोलेनॉइड में। Yeah. और नीचे में वायर्स कैसे जा रहे हैं, ऐसे अंदर जा रहे हैं। ये इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्लियर। और इस सोलेनॉइड की एक्सिस है, एक्सिस कहाँ पे है? एक्सिस यहाँ पे है, ये एक्सिस है। और इस एक्सिस में आपका मनगढ़ित पॉइंट है, कोई पॉइंट पी है, ये ले लो आपका पी पॉइंट है। क्लियर इतना सा? यहाँ पे एक पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट में आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो? आप पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालने की कोशिश कर रहे हो। क्या इतना आपको क्लियर है? जी। अब जरा यहाँ पे लॉ लगाओ। कौन सा लॉ लगाएंगे? द राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। जरा ऊपर देखो तो राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो कैसा है? करंट ऊपर की तरफ बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऐसा है। कर्ल करेंगे तो ऐसा गोल गोल, है ना। एक वायर बाहर आ रहा है, वायर बाहर आ Yes. रहा है। व्हाट इज द प्रिंसिपल? द राइट हैंड थंब रूल, जो क्लास 10 में सीखा था। तो कुछ ऐसा नहीं है, देखो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखेगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखेगा, यहाँ भी ऐसा दिखेगा, यहाँ भी ऐसा दिखेगा, और यहाँ भी ऐसा दिखेगा। और इनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होंगी, ये बाहर की तरफ आ रही है ना, ऐसे घूम जी। रही। क्लियर है? जी सर। इतना समझ में आया? और यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपको बता रहा हूं कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्ट्रेट मानते हैं सोलेनॉइड में। आ जाओ नीचे की तरफ कैसा है देखो तो, स्क्रू रूल लगाओ या राइट हैंड थंब रूल लगाओ। नीचे की तरफ भी ऐसे ऐसे हैं, ऐसे। और नीचे की तरफ कैसा हो जाएगा? अंदर जा रहा है तो नीचे की तरफ सारे डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएंगे, ये फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? जी। ये तो मैंने एक सर्कल का ड्रॉ किया मैडम। ऐसे ऐसे देखो, अब जरा सोचो, अब अपना इमेजिनेशन डेवलप करो। देखो अब कुछ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे और एक सर्कल भी बनेगा, यहाँ पे भी और एक सर्कल बनेगा। तो बनते बनते क्या होगा, जैसे जैसे आप पास आना शुरू करेंगे, आपके पास आप बचे रहोगे, और आपके पास when you come near to the axis, all you will be left with are straight lines. Do you now get what I am trying to say? जी। एक्सिस के पास आते आते हर कोई ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े होते ही एक्सिस के पास आते कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये वाला याद करो। देखो क्लास 10 में ऐसा तुमने कुछ देखा था, क्या चीज? एक बड़ा सा लूप देखा था तुमने, ऐसा। ये देखो ऐसा लूप। अच्छा, इस लूप के लिए, ये जस्ट फटाफट बना रहा हूं तुम्हारे समझ के लिए। देखो इस लूप के लिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगे आपको, ऐसे। इस साइड के लिए ऐसे बनेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप मिडिल में आओगे तो आपके ऐसे हो जाएंगे, देखो ऐसे ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगे। डू यू जी। अंडरस्टैंड? यस। मिडिल में आते आते स्ट्रेट हो जाएगा, ये वही कांड हो रहा है यहाँ पे। मिडिल में आते आते स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। सो हैव यू अंडरस्टूड कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट क्यों होते हैं? ठीक है। अब आइए इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने की कोशिश करते हैं, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी, उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस। तो मैग्नेट एम्पियर सर्किटल लॉ हम कैसे लगाएंगे? समथिंग ऑफ दिस टाइप, जस्ट सी। सो व्हाट वी डू, we take the top portion and we take the bottom portion, ठीक है। अब ऐसे ही सोच के देखो। And now I'm not drawing those magnetic fields, what you call, I'm not more drawing the magnetic field lines, I'm just drawing the current circles draw कर रहा हूँ, जो current बाहर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे current है, ये हमारे नीचे वाले current है।
अच्छा, ऊपर में करंट कैसा है, बाहर आ रहा है। नीचे में करंट कैसा है सर, अंदर जा रहा है। बहुत अच्छी बात, ठीक है, बाहर जा रहा है। हमें क्या करना है, हमें एक्सिस पे निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हमने ये एक्सिस लिया, इसका अच्छा नहीं बना है, ये एक्सिस लिया। एक्सिस में एक पॉइंट लेना है सर, हमने एक पॉइंट ले लिया, ये पी पॉइंट है, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ हमें कहता है कि जिस पॉइंट में आपको बनाना है उस पॉइंट पे आप एक लूप बनाइए, और इसको हम कहते हैं द एम्पियर सर्किटल लूप। तो एक लूप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी टर्न्स, सो वी कांट हेल्प इट। Just make sure that the loop passes through what you call the point. So the loop is passing through the point. ऐसे करके हमने एक लूप बना लिया, एक लूप बन गया, सोच लो, ठीक है। और लूप को बनाने के बाद जैसे ही हमने इस लूप को बनाया, जैसे आपको लगता है कि नहीं आप लूप को ऐसे बनाइए, तो हमने हाँ, हम लूप को ऐसे बनाते हैं तो क्या ताकि अच्छा से दिखे, ये हमने मान लो एक लूप बना लिया, एक एम्पियर्स लूप। अब इस लूप में हम कहते हैं इस तरह से लूप को डायरेक्शन दीजिए ताकि जो करंट आप कंसीडर कर रहे हो वो करंट पॉजिटिव बने। तो करंट हमारी कैसी आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो बाहर की तरफ करंट आ रही है, तो हमने फिर से यही लॉ लगाया, तो हम कहते हैं कि लूप को हमने ये डायरेक्शन दे दिया, ये हमारा लूप का डायरेक्शन है, ठीक है जी। इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। और इस लूप को नेमिंग कर देते हैं, और नेमिंग देते हैं, इसको ए दे देते हैं, ये पॉइंट बी दे देते हैं, वैसे ये पी पॉइंट है, ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है। दिस आर द थिंग्स, राइट। नाउ यहाँ पे हमें अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ए बी सी डी इज आवर एम्पियर्स लूप। 1 मिनट में आ जाएगा भाई, एम्पियर्स लूप, ठीक है। और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम मेजर करते हैं, सिर्फ इसको लेंगे, एडी को ले रहे हैं बेटा, एडी को इक्वल कर रहे हैं बीसी के बराबर, और उसको हमने एक एल नाम का लेंथ दिया है। दिस इज नॉट द सोलेनॉइड लेंथ, ये एक दूसरा एल है, इसको एल नाम दे दिया। आप बोलोगे सर ए बी और सी डी को क्यों नहीं लिया, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी देखते ही आपको नजर में आ जाएगा, ठीक है। अब आओ इसमें लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ हमें क्या कहता है कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू क्या, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। ये उस दिन हमने पढ़ा था, करंट इनसाइड, ठीक है। आप देखते हैं ये जो लॉ है इसको यहाँ पे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, दैट इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट। अब देखो, क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ हमें बेसिकली डीएल आपको इस लूप में चारों दिशाओं में दिख रहा है। एक हमने इंटीग्रल किया और हम इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, पहली बार मान लीजिए सिर्फ ए बी पोर्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ए बी के लिए बी डॉट डी एल, समझ रहे हो, सिर्फ ए बी, ठीक है। फिर हमने इंटीग्रेट किया, हमने इंटीग्रेट किया बीसी के लिए, और इसमें हमने लिया बी डॉट डी एल। फिर हमने इसके सी डी पोर्शन को लिया, उसका बी डॉट डी एल लिया, और फिर हमने इसके डीए पोर्शन को लिया, उसका बी डॉट डी एल लिया, और ये सब हो जाना चाहिए म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड के बराबर। ये समझ में आया कि नहीं, चारों लूप्स जो है हमने चारों लूप्स को लिया, ठीक है, क्लियर है, राइट। आप जरा सोचो, हमने जो ये ए बी पोर्शन लिया है ना, ये ए बी पोर्शन को हम कहते हैं यहाँ पे बी डॉट डी एल, हमने यहाँ पे 0 लिया है, ये चीज समझ में आया, बी डॉट डी एल। अब ए बी पोर्शन में आपको थोड़ा बता देता हूँ, ए बी पोर्शन में डीएल कहाँ पे है, देखो ए बी पोर्शन में कोई भी डीएल ऐसा है, देखो ये एक डीएल है, समझ में आया, दिस इज अ डीएल, और आपको बी लेना पड़ेगा। बी के लिए आपने देखा ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमने पहले भी ड्रॉ की थी, यहाँ आते आते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, दिस इज our circuit is actually designed, our magnet is designed, this is north pole, that is south pole, so our magnetic field lines will all be in this direction, b इस डायरेक्शन में रहेगा, north pole to south pole। और dl वेक्टर कैसा है, नीचे आ रहा है, तो 90 डिग्री नहीं होगा, 0 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, देखें तो। अच्छा, समझ में नहीं आया, दोबारा करते हैं, ऊपर वाले डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, पिंक वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हाट, दे आर पैरेलल
टू द एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइंस। व्हाट स्ट्रेट लाइन है बस इतना जान लो। मैं तुम्हें और डीपली बता रहा हूं कि इस जो सोलिनॉइड को मैंने पकड़ा है और करंट दिया है उसमें नॉर्थ पोल इस साइड होगा, साउथ पोल इस साइड होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये हमारी स्क्रीन में लेफ्ट की तरफ जानी चाहिए। मैंने तो एरोस बनाया नहीं टॉप डायग्राम में, पर अगर बनाता तो कहाँ जाता, लेफ्ट की तरफ जाता। समझ में आ रहा है? तो अगर आप क्लास 10 के नॉलेज से देखें तो इसका फील्ड लाइन ऐसा है, ऐसा यहां से निकल के ऐसे जा रहा है, यहां से निकल के ऐसे जा रहा है, ये इसका फील्ड लाइन है, यानी कि इसकी फील्ड इस साइड में है। समझ में आया? यस। इसी चीज को नीचे ले जाके हमने यहाँ पे भी आपको रेड रेड लाइन से दिखाया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ हमने रेड को ब्लू से चेंज किया और मैंने आपको एरो दिखा दिया। अगर एरो ना भी दिखाता, मान लो राइट की तरफ जाता या लेफ्ट की तरफ जाता, पर ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट की तरफ जाए या लेफ्ट की तरफ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ए बी वाला आर्म का जो डीएल है वो हमेशा ऐसे आएगा, उसके साथ वो 90 बनाएगा। और उसी तरह डीसी वाले आर्म के साथ भी 90 बनाएगा। राइट जाओ या लेफ्ट जाओ उससे क्या मतलब, 90 बनाओ। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। तो ये कंपोनेंट को 0 लिख सकते हैं ना, बिकॉज डीएल 90 मीन्स cos 90 0। ये अगर 0 है तो बीसी वाले कंपोनेंट को फिलहाल छोड़ देते हैं, बीसी कंपोनेंट को छोड़ दो। बीसी को छोड़ दिया तो हमने सीडी को भी 0 लिख दिया। लेकिन मैं एक चीज एक्स्ट्रा कर रहा हूं, मैं डीए को भी 0 लिख रहा हूं और फिर लिखता हूं दिस इज म्यू नॉट इनटू द करंट इनसाइड। ये लिखने का राइट मुझे किसने दिया? डीए को 0 क्यों किया बताओ तो? ये अजम्पशन में घुसा पड़ा हुआ है। अजम्पशन को देखो क्या है, अजम्पशन में उसका आंसर है ये है ना, बी आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। बी आउटसाइड है ना, नहीं तो 0। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास सिर्फ बचा बीसी पोर्शन बचा, एंड दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल डीएल। अगर आप उल्टा ड्रॉ करते तो कैसा आ जाता? तो मतलब उल्टा मतलब करंट को उल्टा लेते तो ये 180 डिग्री आता, -1 आता, बात एक ही रहती। तो इसको अभी इन वेक्टर टर्म्स को हटा के ऐसे लिख दें कि इसको बीसी ले लिया, इसे लिख लिया बी डॉट डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, बी डॉट डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। इतना लिख सकते हैं अभी? हाँ जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे cos थीटा कितनी होगी? बीसी पोर्शन के लिए थीटा क्या हो गया? बीसी पोर्शन का डीएल कहाँ है पहले देखो, बीसी पोर्शन का डीएल यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा है। तो अगर आप cos थीटा लो या जो लो, आपकी मैग्नीट्यूड की, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको थीटा कितना दिख रहा है? 180 डिग्री दिख रहा है। 180 होगा तो -1, किसके बीच में 180? मन है तो समझ आ रहा है? तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दिस इज डीएल। डीएल इस डायरेक्शन में है, देख डीएल इस डायरेक्शन में है, डीएल इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ। 180 डिग्री होने से माइनस होगा, पर माइनस लेने की अपने को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं। माइनस हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ठीक है? तो अगर मैं मान लो इन चीजों को ड्रॉ ना ही करता, इनको ऐसे ड्रॉ नहीं करके सिर्फ इन्हें लाइन से रिप्रेजेंट करता, कैसे? ऐसे डायरेक्शन नहीं देके मैं ये कहता कि दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 0 हो जाएगा 1। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी इसको लिख देते हैं b और इंटीग्रेट कर देते हैं बीसी पोर्शन के लिए डीएल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ये समझ में आया जी? और बीसी को डीएल में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? बीसी पूरा बीसी हो जाएगा। और जी तो हमने यहाँ पे एल लेके रखा है, तो इसको यहाँ पे लिखें, ये एल इज नथिंग विद लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। दिस इज द एल ऑफ द एम्पियर सर्किटल लूप। हियर इज अ रेक्टेंगल, यहाँ पे वो रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का एक आर्म का विड्थ है एल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब ये आई इनसाइड को सुलटाना पड़ेगा किसी एक थॉट प्रोसेस से। आओ आई इनसाइड को सुलटाने की कोशिश करते हैं। ये आई इनसाइड कैसे निकलेगा? आई इनसाइड को निकालने का तरीका हमारा ऐसा रहता है कि हम एन को देखते हैं। एन इज इक्वल टू
number of turns of solenoid, ठीक है, number of turns of solenoid. I क्या है? I is current in each ring. हर एक रिंग में I करंट दौड़ रहा है. Each ring का मतलब है 1 टर्न. एक टर्न पे हमारा I करंट आ रहा है. हर एक में कांस्टेंट I करंट आ रहा है. एक एक टर्न पे I करंट आ रहा है. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इन वन टर्न, ठीक है, और ऐसा लिखते हैं, N के डेफिनेशन से लिखते हैं, N is the number of turns of solenoid per unit length. And capital N is equal to number of turns. N is the number of turns. तो हम लिखते हैं in, इसमें लिख सकते हैं in one length, ठीक है. नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आप बताओ, इसके बेसिस पे बताओ, मन लगाओ. N is the capital N is total number of turns, small n is 6 हो turns गए per ना. unit length. हम कह रहे हैं in one length, एक लेंथ में कितने टर्न्स है? N टर्न्स है. ओके, या की तो डेफिनेशन ही यही है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन n टर्न्स, इन n लेंथ, वन लेंथ. हम लोग BC को कितना निकाले हैं? BC पोर्शन को हमने निकाला L. तो हम लिखेंगे इन L लेंथ. अगर आप L लेंथ कर रहे हो तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे आपके? नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे आपके NL टर्न्स आएंगे. जी. एक टर्न पे I करंट जा रहा है, I करंट इन ईच टर्न. सो इसमें अगर आप करंट निकालना चाहो, करंट इन NL टर्न्स कितना होगा? NL इंटू I. जी. ये क्यों किया समझ में आ रहा है? म्यू हाँ, नॉट हाँ, सर. इनसाइड, I इनसाइड कितना I है? देखो बेटा, I इनसाइड निकालने के लिए आप ये पोर्शन के अंदर कितना करंट बाहर आ रहा है वो निकालना है. उसको कैसे निकालेंगे हम? उसके लिए हमारे पास कुछ तो चारा होना चाहिए. तो हमने क्या एज्यूम किया? हमने ये एज्यूम किया सबसे पहले कि नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. यानी कि एक लेंथ में स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स, एक लेंथ पे स्मॉल n यानी कि L लेंथ पे NL, एक टर्न पे I करंट, NL टर्न पे NLI. ठीक है. जी सर. तो अब ये वाला क्या हो गया? ये BL हो गया. BL की डेफिनेशन क्या हो गई जरा देखो तो. BL की डेफिनेशन हो गई म्यू नॉट NLI. ये है टोटल I इनसाइड. ठीक है. जी. अब L ने L को काट लिया तो आपके सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन आ गया म्यू नॉट NI. बस. This is the magnetic field due to at a point inside on the axis of the solenoid. And mind you, mu naught आप जानते हो, N is the number of turns per unit length. N is not number of turns. आपको बोलेगा 500 लेंथ, 500 टर्न है इसमें और इसका एक्चुअली लेंथ है मान लो 2 मीटर, तो ये आएगा आपका 250 हो गया. N की वैल्यू 250 हो गई. और फिर I कैसे निकाला समझ में आया? तो हाँ जी सर. वो छोटा सा पोर्शन बेसिकली हमें देखो, हमें ऐसा देखना था कि BC पोर्शन का लेंथ कितना है. ये हमारा BC पोर्शन था, ये BC पोर्शन था. BC पोर्शन का लेंथ हमने इंटीग्रेट करके क्या निकाला? L निकाला. हमें पता है यहाँ L में बहुत सारे वायर्स बाहर आएंगे, एक नहीं बहुत सारे वायर्स आएंगे. इन वायर्स में टोटल करंट कितना है निकालना है. तो हमने कहा N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक लेंथ को अगर हम देखेंगे, एक लेंथ देखेंगे तो उसमें N टर्न्स है. L लेंथ देखेंगे तो NL टर्न्स है. एक टर्न पे I करंट जा रहा है, NL टर्न पे NLI करंट जाएगा. ये वहां से. तो ये हो गया सोलेनॉइड का टॉपिक. एक्चुअली इसमें एक और टॉपिक सिलेबस वाइज रहता है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज. वो एक्चुअली हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं. आज हम इसके बाद वाले टॉपिक में आता है the definition of ampere and force experienced by two parallel
करंट कैरिंग कंडक्टर्स, उससे एम्पियर के वर्ड का डेफिनेशन आता है, हम उसको देख सकते हैं। विल सी दैट दैट हैज गॉट अ रिजेम्बलेंस विथ, नॉट एग्जैक्टली रिजेम्बलेंस, बट वो यहाँ से हमें फटाक से पता चल जाता है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, और टू पैरेलल करंट से ही हमें एम्पियर का डेफिनेशन आता है। हाउ मच टाइम वी हैव? इट्स नाउ, व्हाट्स द टाइम नाउ? 8:15 ना? 8:17. 8:17 हो पाएगा 10 मिनट्स में। चलो शुरुआत तो करते हैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, इसकी बेसिक्स ले लेते हैं, अगर डिराइवेशन नहीं भी हो पाए, इससे एम्पियर की डेफिनेशन आती है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, और ये आपको डेफिनेशन देगा द एम्पियर का। ये जो आप 1 एम्पियर बोलते हैं, ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहाँ से आती है। इसका प्रेल्यूड ऐसा होता है कि टू पैरेलल करंट्स ना, सो अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी करंट जो कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये हमारी बेसिक हो गई। और ये मैग्नेट है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है। इस फील्ड को हमने बाद में एम्पियर सर्किटल लॉ से भी देखा, पर ओरिजिनली हमने बायट-सावर्त लॉ से भी देखा। सो इसकी फील्ड देती है आपकी बायट-सावर्त लॉ। क्या देती है? इंटीग्रल dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई क्रॉस dl इंटू आई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई r क्यूब आता है, और ये ओबे करता है बायट-सावर्त लॉ को। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ व्हाट इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? An external magnetic field may also be the magnetic field due to the geographical magnetic field of the earth, उसके लिए भी आ सकता है। An external magnetic field will exert a force on current carrying wire। ये आपने क्लास 10 में पढ़ लिया था। आपको याद है, वायर को कनेक्ट करके डिश में आप मर्क्यूरी रखते थे, तो जैसे ही आप करंट देते थे तो और एक्सटर्नल हॉर्स शू रख देते। ये तो मोटर का बेसिक प्रिंसिपल है। अगर एक करंट, ये वायर है, इससे करंट जा रहा है, तो क्या ये मैग्नेट है? बिल्कुल मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट है तो इसको ले जाके एक और मैग्नेटिक फील्ड में रखो, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा? बिल्कुल एक्सर्ट करेगा। और यहाँ see, are you able to understand? See, you have a wire. A wire carries a current. It is a magnet. If you take that wire now to another magnetic field, ये वहां भी तो मैग्नेट पुल फेस करेगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी एक मैग्नेट है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींचेगा या रिपेल करेगा, वही हो रहा है। खाली इसमें यही डिफरेंस है, पहला वाला एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा हुआ हम नहीं जानते। दैट मैग्नेटिक फील्ड में भी ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और हमने एक्सटर्नल एक मैग्नेट ही रख दिया हो। दूसरा मैग्नेट जो है वो एक करंट कैरिंग वायर है, उसको हम उसके पास लाते हैं, तो पास लाने के बाद वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब क्लास 12 में जो सेक्शन इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा उसमें आ जाएगा। इस फोर्स को हम कहते हैं लोरेंज फोर्स, LORENTZ, लोरेंज फोर्स। कोई हाईफाई बात नहीं कही लोरेंस ने, बड़ी ही सिंपल बात कही। लोरेंस का कहना ये था कि कोई भी चार्ज, अगर Q चार्ज है, मान लीजिए Q नाम की कोई चार्ज है, और Q चार्ज को आप एक वेलोसिटी दे दो, वेलोसिटी v, स्टेडी वेलोसिटी v दे दो। बेसिकली आप क्या कहना चाहते हो? चार्ज को अगर आप स्टेडी वेलोसिटी दे रहे हो तो वो क्या बन गया? करंट बन गया। और एट अ डिस्टेंस r, एट अ डिस्टेंस r, तो ये चार्ज को अगर आप एक डिस्टेंस r पे देखोगे, इन प्रेजेंस of an electric field, ठीक है, in presence of an electric field, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कहा E at R। Are you able to understand what we are trying to do? There is a external electric field already there. See, लोरेंस फोर्स को बड़ा इजी डेफिनेशन भी दूंगा। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, चार्ज खुद भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पर उसको छोड़ो, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर हम एक चार्ज को लेंगे तो वो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा।
सिर्फ यहाँ ये शर्त है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, ये चार्ज एक मूविंग वेलोसिटी के साथ जा रहा है, एक वेलोसिटी के साथ जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, बिना एक्सीलरेशन के, तो ये करंट हो गया। समझ में आ गया? ये करंट बना है इस चार्ज से, ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड से एक मैग्नेटिक फील्ड भी डालते हैं वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, अर्थ का हो सकता है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, दैट बी एट आर, मतलब आर डिस्टेंस की दूरी। एक चार्ज है वो कितना दूर पे है बेटा, आर दूर पे है। कहां से है, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। बाद में आप देखोगे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड तो बनाता ही है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनाता ही है। सर ऐसे कैसे कहते हो, सिंपल, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो ऐसे सिनारियो में हम कहते हैं कि ये जो चार्ज है Q मूविंग विद द वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस r इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और उसने इसको ये कहा, ये फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स क्या होता है बेटा, QE। तो यहाँ दो फील्ड है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ER और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, BR। उसने ये कहा कि द चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हिच विल बी इक्वल टू QE प्लस QB, दोनों के लिए। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जैसे मैं आपको कहता हूं, एक बच्चे को ले लो, एक बच्चा, आप खुद को ही ले लो, बचपन में चले जाओ अपने, एक छोटा बच्चा ले लो बचपन में, उसका माँ उसको बहुत डिसिप्लिन में रखता है, मतलब बाहर जाने से, कुछ भी शैतानी करने से एक बार माँ की आंखों को ऐसे देख लेता है कि परमिशन है कि नहीं। माँ ने अगर आंखें बड़ी बड़ी कर ली तो बच्चा सुधर जाता है। तो बच्चा को चार्ज समझो, चल रहा है, चलते चलते इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको अपनी माँ समझ लो, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, है ना, फोर्स है, माँ के लिए एक फोर्स है। अब वो बच्चा गुजर रहा है आइसक्रीम की दुकान से, मनमोहनीय लोभनीय लोभनीय आइसक्रीम रखा हुआ है, उसको मैग्नेटिक फील्ड समझ लो। बच्चा वहां भी तो एक फोर्स पुल फेस करेगा। अब बच्चा असमंजस में है कि आइसक्रीम की तरफ जाऊं या माँ के अनुशासन में रहूं। बच्चा किधर जाएगा, दैट विल बी द नेट रिजल्ट ऑफ बोथ द फोर्सेस। जो बच्चा आइसक्रीम की तरफ जाता है, उन बच्चों में माँ ने अपनी फोर्स कम कर दी होगी, इसलिए बच्चा उस साइड चला जाता है। जो बच्चे माँ के साथ ही रहते हैं, आइसक्रीम की तरफ नहीं जाते हैं, उसमें माँ ने ज्यादा अनुशासन दिया है, तो बच्चा माँ की तरफ खींचा हुआ है। समझ में आया? तो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड की तरह आप किसको समझ लीजिए, आइसक्रीम की दुकान को। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह किसको समझ लीजिए, माँ को। और बच्चा को समझ लीजिए चार्ज। तो लोरेंस ने ये कहा कि अगर कोई चार्ज किसी मूविंग वेलोसिटी के साथ जा रहा है और वो जाते जाते ऐसे एरिया से जाता है जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी ड्यू टू बोथ द फोर्सेस, बोथ द फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। और उसने क्वांटिफाई करने की कोशिश की, जैसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स को कहते हैं F इज इक्वल टू QE, उसने मैग्नेटिक फोर्स को भी कह दिया है F इज इक्वल टू QE प्लस QB। और ये QB क्या है, ये हम आगे क्लास में देखेंगे कि कैसे ये QB आता है। फिलहाल हम जो डिराइव करने की बात कर रहे थे वो बात है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। तो ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स से पहले ये जान के रखिए कि हमें, अब हम जो चीज डिराइव करेंगे वो चीज कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास हम दो लंबे लंबे कंडक्टर्स लेंगे, स्ट्रेट एंड पैरेलल, लॉन्ग लॉन्ग कंडक्टर्स, ऐसे लॉन्ग कंडक्टर्स लेंगे। ये कंडक्टर A है, उसी तरह एक और कंडक्टर लेंगे और ये होगा हमारा कंडक्टर B। ठीक है, ये हमारा होगा कंडक्टर B। ऐसा एक और ऐसा एक, ये कंडक्टर B हो जाएगा। इन दोनों कंडक्टरों में क्या करेंगे, करंट धकेलना है, पैरेलल करंट्स। तो कंडक्टर A से IA करंट जा रहा है, कंडक्टर B से IB करंट जा रहा है। ठीक है, और दोनों करंट को इक्वल एंड स्टेडी मान सकते हैं। ये हमारा कंडक्टर A है, ये B है, तो इसको हमने क्या लिया, करंट IA। तो आप ये समझ के चलो जो IB है ना वो भी IA के बराबर ही है, पर सिंस B से जा रहा है तो इसमें हमने इसको IB के नाम पे इस करंट को दिया है। ठीक है, नाउ आज इतना सा करके आपको छोड़ेंगे।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे कंडक्टर्स ले रहे हैं। कंडक्टर्स कैसे ले रहे हैं, एक कंडक्टर ए है, एक कंडक्टर बी है, और ए से करंट कितना जा रहा है सर, आई ए करंट जा रहा है, इससे आई बी जा रहा है, और इन दोनों को डिस्टेंस है सेपरेशन का, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन लिख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू डी। डी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दोनों के बीच में। क्या इतना आपको समझ में आया? जी। ठीक है, तो इसका डी डिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ से ऐसे लेते हैं, यहाँ से ऐसे लेते हैं, और इन दोनों के बीच में डी डिस्टेंस घुसा देते हैं। सपोज दिस इज, ये आपका डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इससे आगे करने से आई मीन इफ वी स्टार्ट आल्सो इट विल गो डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब ए क्या है, ए इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर। थोड़ा सोच के देखो, ए इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको मैं सेव करके रखूंगा। ए इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर मींस A will exert a magnetic field in and around it. Yeah. And for that, every point on B will also be a victim of that magnetic field. Yes. अभी B में करंट जा रहा है, उस बात को भूल जाओ। A में Okay. करंट जा रहा है, तो कंडक्टर A क्या करेगा, हमारा कंडक्टर A B में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम BA कहेंगे। B में A, तो हम निकाल रहे थे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। तो हमने इससे हमें क्या होगा ना बेटा, एम्पियर का डेफिनेशन आएगा। मोटा मोटी बात थोड़ा याद दिला दूं, तो हम कहते थे कि हमने क्या किया, दो कंडक्टर लिए ऐसे, और दोनों के बीच में से दो पैरेलल करंट जाना शुरू कर दिए। ये दोनों इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर है, और ये दोनों करंट हमारे स्टेडी करंट है, IA और IB दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलली जा रहे हैं कंडक्टर से। ठीक है, तो पहले तो सिर्फ आप इसको देखते रहिए। ये करंट कैरिंग वायर है, तो ये एक मैग्नेट है, ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जिसको बताता है बायट-सावर्त लॉ, ये हम पता कर सकते हैं। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, विल इंड्यूस अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो ये, इससे दूसरा लाइन का मीनिंग ये है, ये समझो कि ए जो हमारा पहला ए वाला कंडक्टर है ना बेटा, ए वाला कंडक्टर एक करंट कैरिंग वायर है, तो ये खुद एक मैग्नेट है। तो इसने चारों ओर क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया। अब आ जाओ बी वाले वायर पे, बी वाला भी करंट कैरिंग वायर है। Yeah. इसके लिए ए का फील्ड जो है वो बन जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग वायर। अब समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? जी। श्योर ना, एक बार फिर से बता दूं ये पार्ट। नहीं सर, आगे आ गया। ये जो है वायर करंट कैरी कर रहा है, तो ये मैग्नेट बन गया, तो ए की एक मैग्नेटिक फील्ड होगी अपने चारों ओर। उसके पास कौन है, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा तो चिपक जाएगा ना। Yeah. अब ये जो बी है वो भी तो एक मैग्नेट है, वो भी तो एक करंट कैरिंग वायर है, तो वो इसकी तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हम उसी चीज को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और हमने एक और बात कही थी कि किसी भी चार्ज को अगर आप छोड़ दोगे विद अ वेलोसिटी, तो वो अगर उसके दरमियान कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको भी सेंस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को भी सेंस करेगा, और उस पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो होती है Q × E। ये जस्ट जेनरिक ज्ञान के लिए। हमारे डिराइवेशन में वापस चलते हैं, तो इस डायग्राम को याद रखिए बेटा। दो कंडक्टर्स है ए और बी, और दोनों कंडक्टर्स को हमने डी डिस्टेंस के सेपरेशन में पार्क किया है। डी डिस्टेंस के सेपरेशन में एक कंडक्टर से IA करंट दौड़ रही है, एक कंडक्टर से IB करंट दौड़ रही है। ये दोनों करंट जो है ना बच्चा, स्टेडी करंट है, मतलब इसमें किसी तरह का एक्सीलरेशन नहीं है, एकदम यूनिफॉर्म स्टेडी करंट दोनों में जा रहा है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? Yes sir. ठीक है, आप जरा देखते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कंडक्टर ए जो है वो प्रोड्यूस करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे, अपने इर्द गिर्द प्रोड्यूस करेगा, और उस इर्द गिर्द में बी कंडक्टर भी आ गया है, तो बी एक मैग्नेटिक फील्ड सेंस करेगा भी। ठीक है ना, हम उसी को लिखने वाले हैं। तो हम लिखते हैं कंडक्टर ए, यहां से आगे बढ़ते हैं, कंडक्टर ए, ठीक है, प्रोड्यूसेस some magnetic field at all points along B। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझेंगे, B मतलब कंडक्टर B। ठीक है, इसको समझिए, एट ऑल पॉइंट्स, इसका मतलब देखो बेटा,
सबसे पहले दो चीज करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को एक नाम देते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड को नाम देते हैं BA, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, BA नाम दिया इसको, ठीक है। अब सोचो दो तीन बातें हैं, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बेटा, यहाँ जो करंट है वही करंट यहाँ है, वही करंट यहाँ है, वही करंट यहाँ है, वही यहाँ है, ऐसे जा रहा है। तो इस करंट के लिए यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगी, वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगी, वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगी, वही यहाँ पे होगी। तो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्चुअली कांस्टेंट थ्रू आउट, क्योंकि करंट अगर कांस्टेंट दौड़ रहा है तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड भी आसपास होगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा इसके आसपास। समझ में आया जी। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी BA, ठीक है। जो BA एक वेक्टर है तो BA की हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं डायरेक्शन ऑफ BA पे, डायरेक्शन ऑफ BA। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ BA कैसा होगा, ठीक है, आओ इस पे देखते हैं। अब जरा देखो, जो A कंडक्टर है ना वो कैसा जा रहा है बेटा, ऐसे जा रहा है। मैंने A के डायरेक्शन में अपना, मैंने A के करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रख दिया, तो मेरा राइट हैंड पाम रूल क्या कह रहा है, नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड्स, मतलब A के आसपास मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स होगी, डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। तो B भी A के आसपास है, तो B को भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे सेंस होगी बेटा, B को मैग्नेटिक फील्ड सेंस होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या ये आपको समझ में आया? मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये, और यही मैग्नेटिक फील्ड अपना क्या है, B, मैग्नेटिक फील्ड सेंस बाय कंडक्टर B, एनी पॉइंट इन कंडक्टर B ड्यू टू द कंडक्टर A, इसलिए मैंने BA लिखा है इसको। आप अगर इस BA को ऐसे ना लिख के, आप समझते हैं सर ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो ना तो ज्यादा बेहतर लगता है देखने में, वरना ये छोटा A आपने कहाँ से पैदा कर दिया, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, BA लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये BA, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आइए इस मैग्नेटिक फील्ड का अब हम देखते हैं। अब आप याद करो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, हमने एम्पियर सर्किटल लॉ सॉल्व करने की, देखो बायट सर्वेट लॉ से हमने दो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, दोनों ही लूप में था, सेंटर और एक्सिस। उसके बाद हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा, एम्पियर्स लॉ के बाद हमने क्या निकाला, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, यानी कि इसको भी तो BA कर लो बेटा, वैसा ये, तो डायरेक्शन तो मिल गया। अब अगर मैं BA का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ BA क्या है बेटा, डाउनवर्ड्स है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ BA जब डाउनवर्ड्स लिखते हो ना, इसका मतलब ये मत समझना बेटा बहुत सारे यहाँ पे डाउनवर्ड, तो एक नहीं, चारों ओर डाउनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, चारों ओर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है एक्चुअली, उसमें ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब डाउनवर्ड फील्ड है। उसमें हम क्या दिखा रहे हैं, उसमें हम आपको सिर्फ BA का दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आइए BA के मैग्नीट्यूड को निकालते हैं। BA का मैग्नीट्यूड आपको याद है, हमने फॉर्मूला निकाला था, हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, याद है कि नहीं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, 4 पाई इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे 2 लिया था, और फिर क्या किया था, यहाँ पे करंट आता था I, यानी हमारे लिए वो करंट है IA, डिवाइडेड बाई हमारे लिए यहाँ पे होता था 4 पाई R होता था, याद करो, दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ, 4 पाई R, ठीक है। हाँ जी। अब ये 4 पाई R की जगह R was the distance from the wire, हमारे लिए क्या ये D नहीं हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ, एम्पियर सर्किटल लॉ से आपने क्या निकाला था, आपने निकाला था म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर क्या था 2I डिवाइडेड बाई R, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था फॉर ए इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर, ये आपने निकाला था, उसी को आपने यहाँ पे अप्लाई किया जी, म्यू नॉट बाई 4 पाई D, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज यहाँ पे लिखूंगा, और उस चीज को आपको अभी थोड़ा मान लेना पड़ेगा क्योंकि वो सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, वो सेक्शन अभी देखेंगे। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन ये क्लियर हुआ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई करने से म्यू नॉट IA डिवाइडेड बाई 2 पाई D, ये लिख सकता हूँ, 4 पाई को 2 पाई कर दिया, अभी क्लियर है? हाँ जी, नो इश्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, ये तो हुआ A ने B के ऊपर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड इंपोज कर दिया। क्या हम ये नहीं कहेंगे कि कंडक्टर B, बिल्कुल यही लाइन देखो, मैं लिखने से ज्यादा इसको कॉपी करने से तुम्हें समझ में आएगा, इसी लाइन को कॉपी कर रहा हूं और लिख रहा हूं यहाँ पे, और कुछ चेंजेस करूंगा।
बी भी तो करंट कैरिंग वायर है ना बेटा, जी क्या वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा? बनाएगा। बनाएगा। तो कंडक्टर बी इंट्रोड्यूसेस सम मैग्नेटिक फील्ड बी डी ऑन कंडक्टर ए। समझ में आया? जी ए को भी एक मैग्नेटिक फील्ड सेंस होएगा, और ए को मैग्नेटिक फील्ड क्या सेंस होएगा बेटा? ए को मैग्नेटिक फील्ड सेंस होएगा जो बी के लिए हो रहा है। पहले हमने ए में करंट कंसीडर किया, बी को स्टैंड अलोन समझा, लेकिन स्टैंड अलोन मतलब उसमें भी करंट जाना पड़ेगा। जी It is very tricky, Sanjeevani. The thing that you need to understand here, when you consider A, then A is a magnet, and B is also a current carrying wire and a magnet. Here B is the recipient of the field. Now just ulta socho, B is the current carrying wire and A is a magnet, यस the recipient. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। तो एक और चीज यहाँ पे याद करो, अगर हम ऐसे लिखे दिस कंडक्टर बी ऑल्सो what you call experiences a magnetic field B, तो इसके प्रोड्यूसेस, तो इसके लिए इम्पैक्ट क्या होगा? कंडक्टर बी, मैं कहता हूं कंडक्टर बी experiences a force due to BB. कंडक्टर बी experiences a force due to BB. जी मैग्नेट है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये फोर्स कैसा होगा, क्या आप वो चीज बता सकते हैं मुझे? ये हमारे क्लास 10 के नॉलेज से आ जाएगा। बी को देखो, बी में मैं कहता हूं कंडक्टर बी को एक फोर्स आएगा, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा हमको नहीं पता। क्या आप बता पाएंगे वो फोर्स कैसा आएगा? जरा सोचो तो, क्लास 10 अप्लाई करो। ये 90 डिग्री पे जा रहा है, कौन जा रहा है बेटा? करंट जा रहा है ना? हाँ जी ये आई बी, लेफ्ट हैंड रूल, हाँ एफ बी आई, हमें एफ निकालना है, मतलब थंब को देखना है। बी क्या है? इंडेक्स फिंगर। बी को नीचे कर दे, बी को नीचे कर दिया, बी को बी नीचे जाएगा, ठीक है ना? जी अब जैसे भी ओरिएंटेशन लेके बी को नीचे करो, अब बिल्कुल ऐसा ओरिएंटेशन होगा। देखो ऐसा, देखो मैं कैसे दिखा रहा हूं। करंट ऐसे जा रहा है, आई बी ऐसे जा रहा है, ठीक है? और जी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, इसको बिल्कुल ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो ये मेरा करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, थंब साइडवर्ड्स जाएगा। करके देख तो, हाँ करके देख कैसा आना है। सर साइडवेज जाएगा। एफ बी आई होता है ना, एफ बी आई, ये तेरा इंडेक्स फिंगर होएगा, ठीक है ना? ये तेरा मिडिल फिंगर होएगा। अब देख तो थंब कहाँ जा रहा है? एफ बी आई, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। ये होएगा हमारा एफ बी, ये होएगा हमारा मिडिल, एक मिनट, हाँ, ये होएगा हमारा मिडिल फिंगर, ये मिडिल है, जी और वो इंडेक्स। और ये इंडेक्स है। अब देखो तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, हाँ मिला के देखो, इंडेक्स लेफ्ट साइड है हाँ लेफ्ट साइड है ना, तो हमारा फोर्स किस तरफ में पुल करेगा? ऐसा साइडवर्ड्स फोर्स आ जाएगा, ऐसा। दिस इज द फोर्स, ओके ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंडक्टर बी एक्सपीरियंसेस है, और यहाँ पे वर्ड डाल देते हैं कैसा एक्सपीरियंस करता है? साइडवर्ड्स फोर्स, साइडवर्ड, साइडवर्ड्स है ना, साइडवर्ड्स फोर्स टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स ए ड्यू टू बीबी। बीबी इज एक्चुअली, और इसको आपने कैसे निकाला? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाला, LHR। आर वी फाइन ऑन दिस? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आपने ये चीज भी निकाल दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, और इस फोर्स को, साइडवर्ड्स फोर्स, इस फोर्स को हम एक नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है? इस फोर्स का एक डेफिनेशन होता है। अच्छा जरा सोचो तो, बायट-सावर्ट लॉ हमें क्या कहता है? बायट-सावर्ट लॉ के मुताबिक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मोटा मोटा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल, है ना? आई क्रॉस डीएल, नहीं आई क्रॉस डीएल तो नहीं होता है, आई डीएल क्रॉस आर, क्रॉस होता है आर, और नीचे हम क्या लिखते हैं?
नीचे हम लिखते हैं आर स्क्वायर लिख देते हैं, इसको आईडीएल हाँ बाई जी। आर स्क्वायर करते हैं। वेक्टर रहता है तो क्यूब लिखते हैं, वेक्टर नहीं रहता है तो इस चीज को गायब कर देते हैं यहाँ से और यहाँ आर स्क्वायर लिखते हैं। ये था मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, ये चीज तुमको थोड़ा अभी एब्जॉर्ब कर लेना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज आई हैव नॉट टॉट यू। सो द वैल्यू ऑफ VBFBA will be given by I into DL क्रॉस, ठीक है, IB क्रॉस BA वेक्टर। आइडियल क्या है बेटा? आइडियल हमारा होता है, एक्चुअली ये फर्स्ट सेक्शन में आता है बायट-सैवर्ट लॉ से पहले, इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। Force experienced by a charge is given by IDL into the magnetic field. So here we will not use exactly this format. The format we will use is, बता रहा हूं आपको, 1 मिनट दिखने दे फिर सब समझ में आ जाएगा। This is given by, the force is given by the current multiplied by the length of the current element or the conductor into the cross product है ये, into the magnetic field, that is BA. Magnetic field experience due to BB है ना, तो ये BB होगा। We are trying to see what is the force on B due to A. Force on B due to A देख रहे हैं ना हम, force on B due to A देख रहे हैं। Just 1 minute, let me see this. जी। What is the force on B due to A? The force on B due to A. This is due to this magnetic field. B dot A. ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। अब हमारे यहाँ पे आता है एल क्या है बेटा? एल को हमें ना, करंट का तो कोई करंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर नहीं पाते हैं, तो एल के लिए हमें एक इमेजिनरी लेंथ लेना पड़ता है, एंड दैट इमेजिनरी लेंथ इज समव्हाट दिस थिंग। जस्ट इमेजिन दैट एल इज सम लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सब समझ लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी एल है। कुछ भी एक दूरी ले लो, कोई टेंशन नहीं है उसमें, और क्योंकि कंडक्टर तो इनफाइनेटली लॉन्ग है। लेट दिस डिस्टेंस बी एल, ये एक एल डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। सो द मैग्नेटिक, यही आपको एक एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड FBA इज इक्वल टू, और ये FBA की क्या हो जाती है अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें, जस्ट मैग्नीट्यूड देखें, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज फोर्स नॉट फील्ड, इज इक्वल टू IL इंटू BA, ठीक है। IL इंटू BA, I मीन्स what is the current through the conductor, IB into L into BA, that is the magnetic field sensed by B due to A. ये क्लियर हो गया? कंडक्टर B experiences sideward force due to BB. Sideward force due to BB. 1 minute. Conductor B produces a magnetic field BB at all points on A, right? So conductor B should be experiencing, हाँ ये गलत है ना, यहाँ पे ए लिखना चाहिए, ये तो गलत हुआ है, करेक्ट, इसीलिए नहीं मिल रहा था। हाँ अब ठीक है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कंडक्टर बी जो कंडक्टर है प्रोड्यूसेस सम मैग्नेटिक फील्ड BB एट ऑल पॉइंट्स अलोंग ए, एंड B एक्सपीरियंसेस साइडवर्ड फोर्स टुवर्ड्स ए ड्यू टू BA। ये BA के कारण वो एक्सपीरियंस करता है, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला IB into L। अब जो ये L है ना, L is some section of some length of the conductor. Don't break your head so much on what L is. अब हम ये लिखेंगे similarly conductor, अब देखो जो लिख रहे हैं, अब 1 मिनट और लगेगा। A also experiences, conductor A also experiences a sideward force। ए भी तो मैग्नेट बन जाए, ए बी के लिए वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, साइडवर्ड्स फोर्स, एंड विल कॉल दैट फोर्स एज FAB, फोर्स ऑन ए ड्यू टू B टुवर्ड्स B ड्यू टू BB। ये भी है, ए को भी एक फोर्स आएगा। अब बात समझ रहे हो? B जैसे ए की तरफ खींच रहा है, ए भी B की तरफ खींचेगा, और हम इसको ये कह सकते हैं कि f of BA should be exactly equal to negative of f of AB, provided IA is equal to IB। अगर दोनों कंडक्टर में सेम करंट जा रहा है तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होंगे और जस्ट ऑपोजिट होंगे। ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी आता है।
कि अगर एक सिस्टम के ऊपर फोर्स डालेगी तो दूसरा सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर सिमिलर फोर्स डालेगा। जी। अब मजेदार चीज देखो, यहां से आ गया तो तुम्हें अल्टीमेटली क्या मिला बेटा, कुछ ऐसा मिला, देखो ऐसा मिला, ये है कंडक्टर ए, ये है कंडक्टर बी, ए बी की तरफ खींचता है, बी ए की तरफ खींचता है। फोर्सेस कैसे हो गए, अट्रैक्टिव हो गए हैं। और करंट थोड़ा एब्जॉर्व कर संजीवनी, 1 मिनट और, हाँ करंट कैसे जा रहा है, करंट इसमें भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। सोचो सोचो, देखो कितना मजेदार है। दिस इज द करंट IA, ये IA है, ये क्या है IB। तो इसका मतलब है पैरेलल करंट्स, ये अब तुम्हें 1 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा, अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। ये है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कहते हैं सेम चार्जेस रिपेल, यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो करंट अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी। बस इतना हो गया, तो हमें और कुछ करना ही नहीं है। तो अब हम FBA को फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। F ऑफ BA जैसे आप कर रहे थे, सो F ऑफ BA इज इक्वल टू IB इंटू L इंटू BA, और BA को आपने कैसा कैलकुलेट किया था, BA, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, IB इंटू L। ये देखो BA को क्या लिखे बेटा, म्यू नॉट, फिर क्या लिखेंगे, अभी भी ऊपर कैलकुलेट किया था ना, म्यू नॉट, ये देखो IA डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू D। ठीक है, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड। अभी भी हुआ नहीं है, तो अब हम कहते हैं एक छोटा फोर्स ले लेते हैं, FBA। व्हाट इज FBA? FBA इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट force experienced per unit length L by B। अब देखो पर यूनिट अगर आप फोर्स देखोगे तो आपने उसको नाम दे दिया है FBA, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FBA, ये जो फोर्स था वो डिवाइडेड बाय L, है ना, यानी कि आपका आ गया, ये करोगे तो आपको आएगा, डोंट वरी, विल रिवाइज दिस नाइसली, एवरीथिंग विल बिकम क्लियर। F ऑफ BA इज इक्वल टू IB, अब IB को हटा दो, सब सुंदर से लिखो, IB L इंटू म्यू नॉट IA डिवाइडेड बाई 2 पाई D इंटू L, L ने L को काट दिया, सुंदर से लिखे तो ऐसा होगा, म्यू नॉट IA IB डिवाइडेड बाई 2 पाई D। अब इसके बाद आप ये लिख लो, लिखने के बाद आपको यहां से समझाते हैं, यही है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। अभी आते हैं, पहले इस चीज को एक बार रिवाइज करके आते हैं, ठीक है, आए रिवाइज करके एक बार देख लो, एक पूरा एक बार मन लगा दो बेटा। हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। हमने 2 कंडक्टर्स लिया A और B। ये कंडक्टर्स कैसे हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग, और इनमें स्टेडी करंट जा रहा है, एक में IA जा रहा है, एक में IB करंट जा रहा है। समझ में आया? पहले आप कंडक्टर A को सिर्फ देखो। कंडक्टर A एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जाहिर सी बात है, ये अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके चारों ओर जितने सामान है उसमें एक कंडक्टर B भी है। क्या कंडक्टर B मैग्नेटिक है? हाँ है, वो भी तो करंट कैरी कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो पहले हम कहेंगे कि A का दबदबा देखेंगे। A क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड अपने इर्द गिर्द क्रिएट किया है, और उसमें कौन फंस गया, B फंस गया। तो B के हर एक पॉइंट पे A एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिसको हम कह रहे हैं BA, मींस मैग्नेटिक फील्ड ऑन B ड्यू टू A। समझ में आया? हाँ जी सर। और क्योंकि करंट IA स्टेडी है, इसलिए उससे पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेडी है।
तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट है। ये हमारा ए, लाल पेन ए है, सिल्वर पेन बी है, बी के हर पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, ठीक है, जी कोई बात नहीं। अब हम जानना चाहते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो हमने यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल लगा के देखा कि मैग्नेटिक फील्ड तो सारा डाउनवर्ड्स है, ए के चारों ओर डाउनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी के हर पॉइंट पे भी डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जिसको हमने येलो एरो से दिखाया, और वो है बी ए। जी ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने इसकी क्या निकाली बेटा, इसके बाद हमने इसकी निकाली, इसकी मॉडुलस वैल्यू, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है वो हमने निकाली। इसको निकालने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ का हमें याद है, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर में होता है म्यू नॉट बाई 2I/4 आर, जहां आर होता है वो पॉइंट कितनी दूर है, हमारे लिए वो आर डी बन गया, क्योंकि हमारी वायर डी दूरी पे है, हमारी बी जी वायर डी दूरी पे है। जी अब कहानी खत्म हो गई ए को हीरो बन के सोचने का। अब हम बी को थोड़ी देर के लिए हीरो मानेंगे। तो बी है हमारा सिल्वर वाला वायर, देखो पेन, बी एक करंट कैरी कर रहा है, इसने अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया है, जिसमें ए भी आके फंस गया, और ए भी तो मैग्नेट है, तो इसका मतलब ए भी बी पे एक मैग्नेटिक फील्ड डालेगा, बी भी ए पे एक मैग्नेटिक फील्ड जी डालेगा, ना हमें समझ में आ गया। चलो वापस चलते हैं, फिर ए को ही हीरो मानते हैं और देखते हैं अब बी पे क्या प्रकोप है। बी को एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जिसको हमने पिंक एरो से दिखाया। अब ये मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा, तो हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया, और उससे हमें क्या पता चला, करंट दौड़ रहा है IB, है ना, और जी मैग्नेटिक फील्ड है BA, तो इसके कारण यहाँ पे एक फोर्स आएगा, और इस फोर्स को हमने नाम दिया FBA, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। इतना समझ में आया। जी और इसको हमने किससे निकाला, इसको हमने निकाला फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, FBA। फिर हमने कहा इस FBA का डेफिनेशन क्या होता है, यही एकमात्र चीज है जो आप एडिशनली एब्जॉर्ब कर रहे हो। FBA का डेफिनेशन होता है IB, जो करंट कंडक्टर में जा रहा है, इनटू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड BA। जरा इस चीज को गौर से देखो, इस चीज को गौर से देखो, L क्रॉस BA, बताओ तो बेटा L वेक्टर और BA वेक्टर में एंगल कितना है, डायग्राम देख के बोलो। L तो इज अलोंग द वायर, L इज अ पोर्शन जी ऑफ द वायर, और BA एंगल कितना है 90 90 डिग्री। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है, तो L और BA जी का क्रॉस प्रोडक्ट में कितना हो गया, sin 90, sin 90 की जी वैल्यू 1 होती है, 1 ठीक है ना, ये वही होता है। बाद जी में आप पढ़ोगे मोटर को, यही तो है जो मोटर को जो फोर्स फील होता है, जो आप क्लास 10 में पढ़ते थे ना, मोटर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, दिस इज दैट फोर्स, L क्रॉस B। L क्रॉस B होने से LB sin थीटा, ठीक है, ये आप मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली LB sin थीटा होना चाहिए था, तो ILB हो गया हमारा। जी अब हम कहते हैं ऐसा फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, बी पे लगा ए के कारण, ऐसे ही तो ए पे भी लगना चाहिए बी के कारण, उसको हम कहेंगे जी FAB ड्यू टू द फील्ड। और दोनों ही फोर्स एक दूसरे की तरफ है, और मैग्नीट्यूड में इक्वल कह सकते हैं, वेक्टर वाइज इक्वल कह सकते हैं, अगर दोनों करंट की वैल्यू बराबर है। अगर जी दोनों करंट की वैल्यू बराबर है तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में डायरेक्शन में ऑपोजिट एक जी इधर सर एक उधर खींच रहा है। यहां से एक बहुत बड़ी चीज हमने, यहाँ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कह दी कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल, ये भी आपको याद रखना है। जी ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां हम कहते थे लाइक चार्जेस, ठीक है। और अब जी हम क्या कर रहे हैं, किसी एक कंडक्टर के लिए फोर्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने कहा FBA, तो FBA को ऐसे लिखने के बाद, ऐसे तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, इसकी मॉडुलस को देखते हैं, तो हम कहते हैं FBA की वैल्यू है IB इंटू L इंटू BA। आप बोलोगे L क्या है, बेटा पूरे वायर में कोई भी एक सेक्शन ले ले, ये L है हमारा, ये तो जी इनफाइनाइट। तो हमने यहाँ पे IB को IB रिटेन किया, L, और यहाँ पे हमने डाल दिया अपना मैग्नेटिक फील्ड वाला एक्सप्रेशन जो हम निकाल के रखे थे। ये है फोर्स एक्टिंग ऑन द एंटायर कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एंटायर कंडक्टर ऑफ लेंथ L। यहां से देखो, ये FBA जो है, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एंटायर लेंथ L। जी पर यूनिट लेंथ के लिए एक छोटा फोर्स एक्ट करेगा, तुम्हारे पूरे हाँ शरीर पे 5, तुम्हारे पूरे शरीर पे 5 न्यूटन एक्ट कर रहा है, तुम 5 फुट की लड़की हो, अगर तुम्हारा पर फुट वो फोर्स देखा जाए तो 5 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे ना, पूरा जी 5 न्यूटन इक्वली डिवाइड करेंगे, तो इक्वली डिवाइड करेंगे तो पूरा हमने कहा उसके लिए उस फोर्स को हमने एक छोटा से डेजिग्नेट किया, स्मॉल FBA। स्मॉल FBA क्या हो गया,
ये है हमारा एक्चुअल FBA, इसको फिर हमने एक L से डिवाइड कर दिया। जी ये था संजीवनी का 5 फुट हाइट, सॉरी 5 न्यूटन का फोर्स, उसको हमने उसके 5 फुट हाइट से डिवाइड कर दिया। L जी ने L को काट दिया और ये आया हमारा एक्सप्रेशन। जी अब ये होता है एम्पियर का डेफिनेशन। आप बोलोगे क्या एम्पियर का डेफिनेशन, ये कैसे हो सकता है? देखो थोड़ा लंबा डेफिनेशन होता है पर होता है, यही एम्पियर का डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे, तो क्लास 10 में आप कहते थे I इज इक्वल टू Q/T। जी If 1 coulomb of charge flows past a cross section of a conductor in 1 second, then a current of 1 ampere is said to be flowing। ये था अब तक आपके दिमाग में एम्पियर का जी डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। अब बताएं आपको डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशन है FBA को देखो तो बेटा, अगर हम म्यू नॉट रिटेन करते हैं, 2 पाई रिटेन करते हैं, IA को 1 एम्पियर ले लो, IB को भी इक्वल 1 एम्पियर ले लो, और D को 1 मीटर ले लो। जी ठीक है, हम्म तो FBA की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा देखो तो। FBA की वैल्यू 2 इंटू 10⁷ ना हो जाए। हाँ ये पूरा चीज तो 1 हो गया ना बेटा, हाँ ये हाँ पूरा चीज 1 यस हो गया, ये 1 हो गया। तो FB की वैल्यू कितना हो गया? 2 इंटू 10⁷। जी ठीक है, और ये क्या हो गया? ये न्यूटन हो गया हमारा, ये फोर्स है तो इतना न्यूटन। तो आप डिफाइन करें एम्पियर क्या है। अब देखो 1 एम्पियर इज सेड टू बी द करंट, सुनते जाओ और मैं ड्रॉ करते जाऊंगा, बताते जाऊंगा। 1 एम्पियर is defined as the current which when flowing across two parallel conductors of infinite length separated by a distance of 1 meter induces a force of 2 into 10⁻⁻7 Newton amongst them per unit length। या समझ में आया? जी फिर से बोल रहा हूं, 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट। अब लिखूंगा और बता रहा हूं, ठीक है ना, अब लिखूंगा और एक साथ है। 1 एम्पियर is defined as the value of that steady current। steady word यूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पूरा डिराइवेशन अपना रॉन्ग हो जाएगा। as the value of that steady current which when maintained across नहीं लिखेंगे, maintained in each of two parallel wires infinitely long and separated by a distance। ये क्वेश्चन आता है, हाँ, डिफाइन 1 एम्पियर, distance of 1 meter in vacuum। अच्छा ये भी वर्ड है, in vacuum produces a force of 2 into 10⁻⁻7 Newton per meter of length। पर मीटर ऑफ लेंथ, ये पर मीटर है, ये छोटा वाला फोर्स हमेशा पर लेंथ है, पर मीटर ऑफ लेंथ। अब देखिए 1 एम्पियर is defined as the value of that steady current which when maintained in each of two parallel wires infinitely long separated by a distance of 1 meter and kept in vacuum produces a force of 2 into 10⁻⁻7 Newton per meter of length। क्योंकि FBA क्या है बेटा? FBA है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ऐसा यूनिट हम हमेशा कहते थे कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, तो हम हमेशा कहते हैं कि 1 एम्पियर करंट। इसके बाद आपका क्लास 10 का डेफिनेशन आता है जो कि ये है, अगर 1 एम्पियर करंट किसी कंडक्टर से गुजर रहा है तो उसका मतलब ये है कि उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फटाक से पार होके जा रहा है। जी दैट्स इट, इससे ज्यादा और नहीं पढ़ाना था in this part of the derivation।